जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? जी स्टूडेंट्स। चलें जी, बेहतर है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सर्कुलेशन है। उसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल। हमने कार्डिक मसल जो है मतलब दिल के पट्टे, जो दिल के मसल्स होते हैं, ठीक है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज खसूसियात देखनी है, नेचर वगैरह किस तरह की होती है। नेचर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिक मसल जो है वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ये तो सबको ही पता है क्या होता है इनवॉलेंट्री का मतलब। और स्ट्राइटेड होता है अपेरेंस में। मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि एक ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे चाहने ना चाहने से जो दिल की धड़कन है वो रुक नहीं सकती, ठीक है ना, ये अल्लाह ताला के काम है। इसका मतलब है कि वो इनवॉलेंट्री मसल है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है। अपनी मर्जी से जो 24/7 जो है हार्ट ब्लड पंपिंग करता है, ठीक है, बगैर रुके। तो ऐसी कोई भी मूवमेंट जिसमें इंसान का अमल दखल ना हो कि वो उसे रोक सके, ठीक है, तो वो होती है इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मूवमेंट या इनवॉलेंट्री फंक्शन। और स्ट्राइटेड अपीयरेंस का मतलब होता है कि स्ट्राइटेड कहते हैं कोई भी ऐसी पैरेलल, यानी कि ऐसी शीट, ऐसी लाइनिंग जिस पे मार्क लगे होते हैं। ऐसी पैरेलल लाइन जिस पे मार्क लगे हों, ठीक है, मार्क्स वगैरह उस पे लाइन बन रही होती है, उसे कहते हैं स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस। नेक्स्ट चलते हैं कार्डिक मसल एज अ सिंक्टियम। ये क्या मतलब, कार्डिक मसल एज अ स्फिंक्ट्रियम? स्फिंक्ट्रियम का मतलब होता है कोई भी सिंगल सेल या फिर कोई भी ऐसा मैस जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हों, ठीक है। कोई भी ऐसा सिंगल सेल या फिर कोई भी ऐसा मैस जिसमें मल्टीपल सेवरल न्यूक्लियस हों, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, ठीक है ना, और उनकी डिवीजन हो रही हो, तो उसे कहते हैं सिंक्टियम, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन अ सिंगल सेल। समझा की बात की? ये लेखे लिखा हुआ व्हेन अ नंबर ऑफ सेल्स फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, द होल फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड अ फंक्शनल सिंक्टियम। जो मैंने अभी बात बताई है आम वर्ड्स में, ये वही लिखा हुआ है कि जब एक सिंगल यूनिट जो है सेल का फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो एक सिंक्टियम कहलाता है। हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट सिंक्टिया, द एट्रियल सिंक्टियम एंड द वेंट्रिकल सिंक्टियम। वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। एक एट्रियल और एक वेंट्रिकुलर, दो इसके सिंक्टियम होते हैं। अच्छा जी, एक टर्म है ऑटोमेटिसिटी और रिदमिसिटी। दो नाम है और दोनों का एक ही मतलब है, ऑटोमेटिसिटी या रिदमिसिटी। क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? ये एक एबिलिटी होती है सेल की टू अंडरगो डीपोलराइजेशन। सेल अगर डीपोलराइज हो रहा है तो उसकी इस एबिलिटी को, उसके इस तरह चेंज होने को कहते हैं ऑटोमेटिसिटी। डीपोलराइजेशन मतलब पोलर स्टेट से वो डीपोलराइज हो रहा है, चेंजिंग में आ रहा है। क्या मतलब, कोई भी ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा फैक्ट जिसमें इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स जो है वो चेंज हो रहा है किसी हैबिट की वजह से, तो उसे कहते हैं कि वो ऑटोमेटिसिटी है। लिखा हुआ है रिदमिसिटी डिनोट्स स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन occurring at regular intervals. Sodium ions are leaky to SA node fibers that cause depolarization to at regular intervals. ये जो डीपोलराइजेशन है इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, इसको डीपली हमने ईसीजी के टॉपिक पे पढ़ना है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह। तो वहां आपको ज्यादा अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। यहाँ पे डीपोलराइजेशन का मतलब वो है कि हार्ट के जो आइंस होते हैं, मसल्स होते हैं, जब वो अपनी पोलर स्टेट में होते हैं, यानी कि एक नॉर्मल हार्ट बीट चल रही है, नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है हार्ट की, तो तब क्या होता है? तब होता है पोलराइजेशन। जब किसी वजह से हार्ट ने तेज काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, कोई रनिंग एक्टिविटी या कुछ भी और, तो क्या होता है? आइंस की चेंजिंग होती है, आइंस में वेरिएशन होती है और डीपोलराइजेशन हो जाती है। सेल जो है वो चेंज होता है, फंक्शनिंग तेज करता है, उसे कहते हैं डीपोलराइज होना। फिर आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ कार्डिक इम्पल्स फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड टू ऑल कार्डिक मसल। ऐसे नोड से कार्डिक मसल में क्या होता है, कार्डिक इम्पल्स जो ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं कंडक्टिविटी। बेसिकली कंडक्टिविटी एक मेजरमेंट का नाम है, मेजरमेंट होती है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस और हीट हमने देखना होता है कि कितनी पास आउट हो रही है मटेरियल के थ्रू, ठीक है ना। हमें चेंजेस देखनी होती है कि वो किस स्पीड से और किस इलेक्ट्रिकल चेंज से चेंज हो रही है। क्या चेंजेस सिनेरियो है इसका, क्या चेंजेस उसका पैटर्न है, पैटर्न चेंजिंग, ठीक है ना, पैटर्न ऑफ चेंजिंग। अब पढ़ते हैं पाथवे, ठीक है। पाथवे पढ़ते हैं। दिस फिनोमेना अकर्स थ्रू अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एसए नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड। अच्छा जी, एसए नोड तो आप सबको पता है साइनो एट्रियल नोड होता है और एवी नोड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब एसए नोड क्या करता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल
किसके हिसाब से? वो क्या कॉज करता है? अपर हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन वो कॉज करता है। जो ऐसे नोड है जब वो जनरेट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगा, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होकर क्या करेंगे? हार्ट के जो अपर चैम्बर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, उनमें सिकुड़ाव आएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है कि वो जो पाथवे है उनका इस तरह चेंजिंग हो रहा होता है, ऐसे नोड से एवी नोड। समझ आ रही है बेटा आप सबको? जी बेटा, आवाज और समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? देन नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली? दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल ड्यू टू इंटरडिजिटेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड कैल्शियम आयंस। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहते हैं फैलाव, यानी कि ठीक है ना। तो लिखा हुआ है ये क्या होता है? कार्डियक मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, किस वजह से? इंटरडिजिटेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। दो फिलामेंट होते हैं, दो मसल्स कह सकते हैं, फिलामेंट्स कह सकते हैं हम, एक्टिन मायोसिन। उनकी जब इंटरडिजिटेशन होती है, इंटरडिजिटेशन का मतलब होता है इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग होना उनका, मर्ज होना आपस में। जब इंटरलॉकिंग होती है एक्टिन और मायोसिन की, तो क्या होता है? कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किस वजह से? एटीपी और कैल्शियम आयंस की वजह से, उनकी मौजूदगी में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन भी होते हैं, मसल्स भी कहा जाते हैं, प्रोटीन होते हैं बेसिकली लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो मसल में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं पूरी बॉडी को, चाहे ह्यूमन बॉडी है चाहे एनिमल्स बॉडी है। ठीक है, तो ये उनमें एक्टिन मायोसिन क्या करते हैं? कंट्रैक्शन कॉज करते हैं मसल के अंदर। फिर आता है रेफ्रैक्टरी पीरियड। ये क्या कहें? दिस इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एन ऑलरेडी एक्साइटेड कार्डियक मसल कैन नॉट बी री एक्साइटेड बाय अ नॉर्मल स्टिमुलस। एक दफा जो कार्डियक मसल एक्साइट हो चुका है वो दोबारा री एक्साइट नहीं होगा उसी नॉर्मल स्टिमुलस की वजह से। ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। जो दोबारा जो है वो रिवर्स ना होना हो उसी स्टिमुलस से, उसको नया स्टिमुलस आएगा, फिर वो कोई नई जो है मूवमेंट परफॉर्म करेगा, वो दोबारा एक ही से परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड का एक मेजरमेंट में एक पीरियड का टाइम भी नोट किया जाता है, तो उसका टाइम आप लोग नोट करें, 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 250 मीटर पर सेकंड जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है एक हार्ट का। द रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डियक मसल इज 250 मीटर पर सेकंड इन ड्यूरेशन। ये एमसीक्यू है, नोट कर लें, मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, 250 मीटर पर सेकंड इन ड्यूरेशन, ये टाइम ड्यूरेशन है इसका, कि वो एक दफा में जब एक्साइट होता है तो किस तरह, कितना जो है वो, कितनी स्पीड से करता है, कितने ड्यूरेशन के लिए करता है। 250 मीटर पर सेकंड। नोट कर लिया सबने? जी, समझ आ गई सबको बात? नोट कर लिया? हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा कि रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो दो तरीके से होता है, मतलब दो पाथवे में होता है बेटा। 250 मीटर पर सेकंड, मैंने आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड नॉर्मल बताया एक हार्ट का, एक कार्डियक मसल का, 250 मीटर पर सेकंड, 250 एमएस। एमएस जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट वर्डिंग में एमएस, मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, दो तरह के होते हैं। तो अगर आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड की डेफिनेशन आ जाए, डिफाइंड रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक्सप्लेन रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो आप उसमें उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसका टाइम ड्यूरेशन लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, और उसकी दोनों टाइप्स लिखेंगे। ठीक है, और फिर दोनों टाइप को भी आपने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मैं आपको बताता हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, किस तरह ये रेफर किया जा सकता है इसको। कहते हैं ये एक ऐसा पीरियड होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे आप कह सकते हो वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर द सेल टू सेंड मोर एक्शन पोटेंशियल। एक सेल के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना इम्पॉसिबल होता है, ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस क्रिएट करना इम्पॉसिबल होता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लें। What is the absolute refractory period? It is a period of time where it is a period of time where it is impossible for the cell. It is a period of time where it is impossible for the cell to send more action potentials or generate stimulus.
to send more action potentials or generate stimulus. The absolute refractory period is a period of time where it is impossible for the cell to send more action potentials or generate stimulus. बेटा सिंपल डेफिनेशन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। चलिए मैं लिख देता हूँ। लिख देता हूँ बेटा, मैं लिख के सेंड कर रहा हूँ आपको। जी बेटा, मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड की डेफिनेशन सेंड की है। अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर द सेल टू सेंड मोर एक्शन पोटेंशियल्स और जनरेट स्टिमुलस। ये जो पहली टाइप है रिफ्रैक्टरी पीरियड की है, उसकी डेफिनेशन है। ये आप अपनी बुक पे ही उसके सामने नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इसका, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां एक सेल के लिए ऐसा इम्पॉसिबल होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक ही स्टिमुलस जनरेट करे और एक ही स्टिमुलस से उस एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, तो सेंड कर सके, तो ये मुश्किल होता है सेल के लिए। फिर आता है ऑन द अदर हैंड सेकंड टाइप इसकी, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो वो क्या होता है? कहते हैं कि वो एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप कह सकते हो इन विच अ सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी इनिशिएटेड। इसमें क्या होता है, दूसरा एक्शन पोटेंशियल शुरू किया जा सकता है, लेकिन एक इसमें वेरिएशन है। बट इनिशिएशन विल रिक्वायर अ ग्रेट स्टिमुलस देन बिफोर। लेकिन दूसरा शुरू होने से पहले ये शर्त है कि पहले जो शुरू हुआ था इनिशिएशन, उसको ये चाहिए होता है कि स्टिमुलस जो है वो ग्रेटर हो, ताकि वो दूसरा भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। सेंड करता हूँ, इसके भी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोनों की लिखवा रहा हूँ मैं। अब मैं रिलेटिव की सेंड करता हूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये बेटा मैंने आपको दूसरी जो है टाइप की डेफिनेशन सेंड की है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें क्या होता है, सेकंड एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो सकता है। एक ही सेल से सेकंड एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो इनिशिएशन हुई थी, मतलब जो पहला हुआ था, पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो हुआ था, उसमें उसको ग्रेटर स्टिमुलस चाहिए दूसरा बनाने के लिए, ठीक है ना। ग्रेटर स्टिमुलस पावर वाला, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि दोनों आपने डेफिनेशन लिखनी है और दोनों ही याद करनी है। समझ आ गई सबको? नेक्स्ट चलते हैं ऑल और नथिंग लॉ। क्या मतलब? कार्डियक मसल फाइबर डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफ स्टिमुलस इज सब थ्रेशोल्ड। कार्डियक के मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अगर स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड होगा। सब थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो बहुत स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ठीक है ना। कहते हैं दैट इज टू स्मॉल इन मैग्नीट्यूड टू प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल। यानी कि वो जो स्टिमुलस है वो इतना छोटा है, उसकी पावर बहुत ज्यादा कम है,
कि वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसे कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। दे विल कॉन्ट्रैक्ट विद कांस्टेंट स्ट्रेंथ इफ द स्टिमुलस इज एट और अबव द थ्रेशोल्ड। क्या मतलब? वो सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कार्डियक मसल जब उनको उनके पास स्ट्रेंथ होगी स्टिमुलस की, ठीक है ना, या उनके पास थ्रेशोल्ड वाला स्टिमुलस होगा, वो तभी करेंगे। अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये होता है ऑल और नथिंग लॉ। समझ आ गई बेटा? अच्छा, मैंने बताया है कि ऑल और नथिंग लॉ का मतलब होता है उनके काम करने का, कार्डियक मसल फाइबर जो है वो कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो लिखा हुआ है कार्डियक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कब? जब उनका स्टिमुलस सब थ्रेशोल्ड हो। सब थ्रेशोल्ड का मतलब है कि ऐसा स्टिमुलस जिसके पावर बहुत स्मॉल है, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर अगर एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मौजूद है, मतलब एक ऐसा स्टिमुलस है जिसकी मैग्नीट्यूड पावर स्मॉल है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते, तो हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब उनके पास स्ट्रेंथ होगी या फिर उनके पास एक थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस होगा। ठीक है? थ्रेशोल्ड का स्टिमुलस होगा। थ्रेशोल्ड और सब थ्रेशोल्ड में डिफरेंस है। सब थ्रेशोल्ड का मतलब है कि ऐसा स्टिमुलस जिसमें पावर नहीं है, जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि उसके पास इतनी पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कार्डियक मसल्स, उनके पास इतना स्टिमुलस है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें। तो ये होता है ऑल और नथिंग लॉ। आप समझ आ गए सबको? अच्छा जी। अच्छा जी, अब बेटा अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज कार्डियक मसल पढ़ लिया है, जिसमें नेचर, उसका सिंक्टियम, ऑटोमेटिसिटी, रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, पाथवे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिफ्रैक्टरी पीरियड। थ्रू आउट जितना भी पढ़ा है, अभी किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं समझ आई या कोई पॉइंट मिस हो गया है तो बताएं, रिवाइज करवा देता हूँ आपको जी। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो, बातें ऐसा कॉमन है, हार्ट का सारा इंट्रोडक्शन है, जो कुछ कुछ बातें आपने पहले भी अपनी पढ़ी होंगी मैट्रिक लाइफ में। फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो शेयर कर सकते हैं जी। स्ट्राइटेड का मतलब होता है, यानी कि जब हम कुछ भी, आप कह लो कि ऐसा मसल जिस मसल्स में ना लाइनिंग होती है वाइट कलर की, ठीक है ना, लाइनिंग नजर आ रही होती है हमें, तो उन लाइनिंग को स्ट्राइटेड कहते हैं। लाइनिंग को स्ट्राइटेड कहते हैं। ये है बेटा। प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड भी हैं, आप जाकर सुन सकते हैं, आपके पोर्टल पर मौजूद होते हैं, इसीलिए लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी के लेक्चर में कोई बात है तो बताएं। अभी हमने बायोकेमिस्ट्री भी स्टार्ट करना है, जहाँ से कल हमने उसको स्किप किया था। फिजियोलॉजी में इतना है जितना मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, ऑल और नथिंग लॉ तक, कार्डियक साइकिल से पहले पहले तक अभी हमने पढ़ा है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं आप। सबको क्लियर है बेटा? बेटा आप ना एडमिन में सर से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह आप रिकॉर्डिंग लेक्चर सुन सकते हैं। लेक्चर्स इसलिए रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी ही सहूलत के लिए रिकॉर्ड हो रहे हैं, कि अगर आपका मिस हो जाए या आपने दोबारा जो है सुनना है तो आप वो सुन के लिए सके, आपके लिए ही रिकॉर्ड है। तो आप एडमिन से ना सर से रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है? अभी हम स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? तो वही हमने जो है अभी कंटिन्यू करना है, चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड। और आज का हमने जहाँ से स्टार्ट करना है वो है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड। टॉपिक का नेम है हमारा बायोकेमिस्ट्री में सम अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स विच आर नॉट combined in nucleic acid are also found in tissue। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिनमें न्यूक्लिक एसिड ना हो या उनके साथ कंबाइन ही ना हो, तो वह मसल्स में जो है टिश्यूज में पाए जाते हैं। ठीक है? इनके इंपॉर्टेंट जो है स्पेशल फंक्शन होते हैं मसल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, बॉडी में इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं, स्पेशल काम होता है इनका। उनमें से कुछ कंपाउंड के नाम जो है वो नीचे गिवन है।
ATP, ADP एंड AMP। AT में मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP स्टैंड्स फॉर एडेनिन डाइफॉस्फेट और AMP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ATP में क्या होता है, दो एनर्जी फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं और वो बहुत ज्यादा हाई पावर के होते हैं। ठीक है, टू हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। और NAD NADP का मतलब क्या होता है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और जब P साथ अटैच होगा तो मतलब फॉस्फेट का ग्रुप साथ अटैच हो जाएगा इसके। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आगे लिखा है FAD एंड कोएंजाइम A। ये FAD बेसिकली क्या है, FAD में आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बेटा पेज नंबर 23 है बायोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड। आपको स्क्रीनशॉट भी हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए साथ साथ। अच्छा जी, तो FAD की फुल फॉर्म लिख लें, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन, FLAVIN, फ्लेविन। मैंने अब तक जितनी भी आपको फुल फॉर्म बताई हैं जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ आ गई सबको। ATP, ADP, AMP, NAD NADP और FAD। ATP stands for adenosine triphosphate, ADP stands for adenine diphosphate, AMP stands for adenine monophosphate, NAD stands for nicotine amide dinucleotide, और NADP का मतलब होता है फॉस्फेट जो है उसके साथ अटैच हो जाता है, निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और FAD stands for फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन, FLAVIN, फ्लेविन। हेलो, हेलो। जी बेटा, अब पढ़ते हैं हमारी करेक्टरिस्टिक्स, DNA और RNA की करेक्टरिस्टिक्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका डिफरेंस। तो ये जो टेबल है जो अभी हमने डिस्कस करना है, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है ना, इस चैप्टर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनकर आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA विद रिस्पेक्ट टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑल फीचर्स, यानी कि उनके सारे फीचर जो हैं उनके हिसाब से उनका डिफरेंस बताएं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनका डिफरेंस बताएं। तो आपने ये पूरा टेबल बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम ये टेबल जो है। अच्छा जी, नंबर 1 पे लिखा है नाइट्रोजनस बेसिस, और दो कॉलम बने हैं RNA DNA के, और एक कॉलम फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स का। करेक्टरिस्टिक्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जिनमें नंबर 1 है नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर 1 प्योरीन और नंबर 2 पायरिमिडीन। पार्ट ए प्योरीन और पार्ट 2 पायरिमिडीन, चूंकि दो होती हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि प्योरीन में क्या होता है, एडेनिन और गवानीन, जो कि RNA में होता है। अगर DNA में बात करें तो वो भी एडेनिन और गवानीन में ही ये होता है, प्योरीन्स में। ठीक है, सेम बात है। अगर पायरिमिडीन्स में बात करें तो पायरिमिडीन में दो होते हैं, साइटोसिन और यूरासिल। और DNA में भी होता है साइटोसिन एंड थायामीन। तो ये MCQs भी है और अलग से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसको आपने अच्छे से ध्यान से समझना और याद करना है। नेक्स्ट अगर नंबर 2 बात करें, रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। जो बेसिस होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ स्पेशल बेसिस होती हैं, उनकी अमाउंट कितनी होती है, तो RNA में हाईली वेरिएबल होती हैं। ठीक है ना, वेरिएबल होती हैं, चेंजेबल होती हैं। DNA में क्या होता है, A इज ऑलवेज इक्वल टू T, मतलब एडेनिन थायमिन के सामने आएगा और गवानीन साइटोसिन के सामने आएगा। तो प्योरीन जो होती हैं पायरिमिडीन्स के सामने होती है, मतलब ये है। और ये एक चार्ग फ्ला है। ठीक है, ये जो है ना मैंने बताया, एडेनिन थायमिन के सामने, ए जो है वो टी के सामने, और जी जो है वो सी के सामने। ये रूल फॉलो करता है चार्ग फ्ला। ये याद रखना है आपने, चार्ग फ्ला। व्हाट इज चार्ग फ्ला, तो ये होता है कि ए इज ऑलवेज इक्वल टू टी एंड जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी, मतलब एडेनिन थायमिन के सामने, गवानीन साइटोसिन के सामने। कहाँ आ गए, समझ आ गई यहाँ तक बेटा। नंबर 3 देखते हैं, शुगर। यानी कि शुगर जो किस तरह की होती है, तो RNA में राइबोस होते हैं और DNA में डीऑक्सी राइबोस होते हैं। और ये तो आप सबको पता है कि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और DNA डबल स्ट्रैंडेड। इसीलिए उसी तरह जैसे उनका नाम है, RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसी तरह उनमें राइबोस शुगर भी है। ठीक है, RNA में राइबोस और DNA में डीऑक्सी राइबोस। नंबर 4 फॉस्फोरिक एसिड अगर बात करें तो दोनों में प्रेजेंट होता है, RNA में भी और DNA में भी। नंबर 5 लोकेशन इन द सेल, इन दोनों की लोकेशन कहाँ पे होती है, सेल के अंदर। तो RNA जो है वो
साइटोप्लाज्म में होता है मेनली, कुछ हिस्सा उसका न्यूक्लियस में होता है, लेकिन मेनली साइटोप्लाज्म में होता है। आपको पता है कि एक सेल है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के राउंड ऑफ जो है साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लोटिंग की सूरत में तैर रहा होता है। तो आरएनए जो है उसकी लोकेशन मेनली सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन कुछ हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर जा रहा होता है। अब अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए कहाँ पे होता है? वो मेनली न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसका कुछ पोर्शन साइटोप्लाज्म में होता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। नंबर 6 पे अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आरएनए का मच स्मॉलर देन डीएनए, डीएनए से काफी ज्यादा छोटा होता है इसका वेट आरएनए का, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लार्जर होता है, आरएनए से इसका ज्यादा होता है। देन बात करते हैं मॉलिक्यूलर शेप के हवाले से, नंबर 7 है और लास्ट हमारा करेक्टरिस्टिक से लास्ट फीचर है। इसमें क्या है? जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये मैंने आपको पहले बताया, which may be coiled on itself and in certain cases has double helix parts. Rarely double stranded RNA has also been found in human. क्या मतलब? आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है, और वो एक स्नेक लाइक फॉर्मेशन से जो है वो अपने इर्द गिर्द कॉइल बना रहा होता है। ठीक है, आप सबको पता है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होते हैं, स्नेक लाइक कॉइल बनाता है। अच्छा, बहुत कम ऐसे केसेस हुए हैं कि ह्यूमंस में देखा गया कि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है। वायरसेस वगैरह का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें तो होता ही है, माइक्रोबायोलॉजी में थर्ड चैप्टर वायरस का है, उसमें हम पढ़ेंगे कि आरएनए जो है उनका डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन ह्यूमंस में बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आरएनए डबल स्ट्रैंडेड बने, किसी जीन कॉम्प्लिकेशन की वजह से। वरना नॉर्मल और मोस्टली केसेस होते हैं आरएनए डबल स्ट्रैंडेड। और डीएनए क्या होता है? डीएनए तो होता ही डबल स्ट्रैंडेड है, और वो एक हेलिक्स बनाता है। मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ इस तरह हेलिक्स बनाते हैं कि स्प्रिंग टाइप बन जाता है, उनका आपस में कॉम्बिनेशन होता है। तो बस बेटा बायोकेमिस्ट्री यहाँ तक। तो एक टॉपिक हमने बायोकेमिस्ट्री का भी कर लिया, उनका डिफरेंस, उनका करेक्टरिस्टिक जो है डिफरेंस है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मुझे बताएं इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो? ये बहुत ध्यान से करना है, ये सारा एमसीक्यूज भी है और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। चलें जी, फिर थ्रू आउट मुझे बता दें फिजियोलॉजी में जितना भी पढ़ा अभी और बायोकेमिस्ट्री में भी जितना पढ़ा, किसी को भी दोनों में कोई कंफ्यूजन टॉपिक्स में तो बताएं, डिस्कस करें। दो बुक्स को एक साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है आप लोगों के पास, इसीलिए। ठीक है, तो इसी तरह हम एक एक लेक्चर जो है वो, एक एक टॉपिक जो है वो दोनों का पढ़ते जाएंगे साथ साथ। जी आपका लेक्चर है नेक्स्ट, लेक्चर अभी है नेक्स्ट आपका। जी बेटा मीटिंग एंड होने वाली है, कुछ ही मिनट्स बाकी हैं, जल्दी से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है फिजियोलॉजी में जो हमने पढ़ा, यानी कि उसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक मसल, या अभी हमने जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए और आरएनए, दोनों टॉपिक में किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है, कोई नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं। जी वालेकुम सलाम। क्लियर है बेटा सबको? ये ठीक ठाक। होना है कि सप्ली का एडमिशन पे। जी मैं लोकेशन बताता हूँ। नंबर नंबर 5 है लोकेशन इन द सेल, मतलब हमारा जो डीएनए और आरएनए है ह्यूमंस में कहाँ पाया जाता है, इंसानी बॉडी में कहाँ होता है, ठीक है ना? हाँ जी, सर्कुलेशन का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जब जो टॉपिक आएगा वो मैं आपको तब बता दूंगा, ठीक है ना? लेकिन पढ़ना तो हमने सारा है, और उसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। लोकेशन की बात करें तो एक अगर ह्यूमन सेल है, सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो साइटोप्लाज्म फैला हुआ होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि आरएनए जो है वो मेन हिस्सा उसका साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन कुछ हिस्सा न्यूक्लियस के अंदर जा रहा होता है। और डीएनए इसके ऑपोजिट होता है, वो मेनली मेन न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा होता है डीएनए का। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है ना? डीएनए और आरएनए, समझ आ गई बेटा आपको?
ओके बेटा, कल थर्सडे, किसी का कोई टेस्ट देने का मूड है? वो सेशन के बच्चे जिनका अभी पेपर है अगले वीक, वो तो अब टेस्ट ना दें, बेशक वो अपनी तैयारी करें, ठीक है। जो जिनका अभी एक साल पड़ा है, जो पढ़ रहे हैं, उनका कुछ है टेस्ट देने का? टेस्ट नहीं देना बेटा। टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कितना आ रहा है आपको, कितना नहीं आ रहा? चलो पढ़ लो अभी फिर थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करते हैं, एक दो चैप्टर और हो जाए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बेटा, मीटिंग भी एंड होने वाली है। अच्छे से आज के लेक्चर, दोनों टॉपिक को, दोनों सब्जेक्ट के टॉपिक को कवर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मीटिंग आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, लेक्चर है आपका। और अल्लाह हाफिज़।